नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिन पर आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, ये कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ है जो आज चर्चा में है और इन्हीं पर हम आज बात करेंगे। इनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर हम एक एक करके प्रकाश डालेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो CISF से जुड़ता है। तो इसके बारे में देखें कि आखिर जो CISF है ये आज क्यों चर्चा में है। तो आपके सामने लिखा गया है CISF स्थापना दिवस। तो इस कारण से आज जो CISF है ये चर्चा में है और देश के केंद्रीय जो गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह हैं, इन्होंने ही इस केंद्रीय जो CISF है इसके खास जो इसकी 56वीं जो स्थापना दिवस है इस पर मुख्य तौर पे देखें तो ये भाग ले रहे हैं, मुख्य अतिथि के तौर पे भाग ले रहे हैं और इसकी स्थापना दिवस में ये शामिल हो चुके हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर ये मामला क्यों चर्चा में है। तो देखिए, पहले हमने बताया कि देश के जो गृह मंत्री अमित शाह हैं ये तमिलनाडु के जो तक्कोलम है वहीं पर ये कार्यक्रम CISF का जो 56वीं स्थापना दिवस है उसका आयोजन किया जा रहा है और वहाँ पर ख़ास तौर पे परेड की आज वहाँ पर परेड होना है जिसमें मुख्य रूप से गृह मंत्री शामिल हुए हैं। और तक्कोलम स्थित जो CISF क्षेत्रीय जो प्रशिक्षण केंद्र है इसका जो नाम है ये जो चोल वंश है उसी के महान जो योद्धा राजादित्य चोल हैं उनके नाम पर रखने का निर्णय भी किया गया है। तो ये एक नया घटनाक्रम है और इसी के तरह देखें तो प्रत्येक वर्ष जो 10 मार्च होता है, जो 10 मार्च है इसको CISF की स्थापना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन खास तौर पे देखें तो यहाँ पर परेड, सम्मान जो समारोह है और जो अन्य कार्यक्रम हैं इन सभी का आयोजन किया जाता है। और देश की जो सुरक्षा है, जो नेशनल सिक्योरिटी है, उसमें अहम जो योगदान है वो CISF के जवानों का है और इस कारण से इस अवसर पे इन जवानों को खास तौर पे सम्मानित किया जाता है। तो ये चर्चा में थे कारण। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो CISF है, ठीक है, जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, इसके बारे में बात करें तो देखिए, ये भारत का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो अर्धसैनिक फोर्स है, पैरामिलिट्री के स्तर पे जाना जाता है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है और ये देश की औद्योगिक जो इकाइयां हैं, जो सरकारी प्रतिष्ठान हैं, अन्य जो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए इस बल को यहाँ पर तैनात किया जाता है। और बात करें कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 10 मार्च को की गई थी। और ये किस ईयर में की गई थी, तो 10 मार्च 1969 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी। अगर इसके हेडक्वार्टर की हम चर्चा करें कि आखिर इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो देश की राजधानी नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर बात करें कि किस ध्येय से ये बल संचालित होता है, इसका मोटो क्या है, तो सुरक्षित जो उद्योग है और समृद्ध जो राष्ट्र है, इसी थीम के साथ ये काम करता है। और वर्तमान में देखें अपने देश में जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है इसमें जो कार्मिक संख्या है, जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है, लगभग 1.5 लाख से भी अधिक है। तो इस कारण से ये अपने देश का बड़ा ही महत्वपूर्ण एक अर्धसैनिक बल है। इसके अलावा इसके मुख्य कार्य और जिम्मेदारियों की बात करें तो देखिए, पहले हमने बताया कि जो औद्योगिक सुरक्षा है, वैसे जो प्रतिष्ठान है वहाँ पर इनकी तैनाती होती है। खास तौर पे देखिए तो जो ऊर्जा संयंत्र है, जो माइंस हैं, जो रिफाइनरीज़ हैं, स्टील प्लांट है, तो यहाँ की सुरक्षा इनके जिम्मे दी गई है। यही नहीं, हवाई अड्डों की जो सुरक्षा है, देश भर के लगभग 60 से अधिक जो हवाई अड्डे बड़े छोटे हैं उनकी सुरक्षा भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। यही नहीं, जो मेट्रो है, मेट्रो से जुड़ी हुई जो भी पूरा नेटवर्क है उसकी भी जिम्मेदारी CISF को दी गई है। सरकारी अगर प्रतिष्ठान की बात करें तो जैसे संसद भवन है या जो बड़े बड़े सरकारी कार्यालय हैं उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा भी CISF के जिम्मे है। और अगर कहीं पर आपदा की स्थिति होती है तो उस स्थान पे देखें तो NDRF के रूप में जो भी प्रशिक्षित इसके जवान हैं वो वहाँ पर डिप्यूट किए जाते हैं और वो वहाँ पर सुरक्षा की कह सकते हैं कि जो भी संबंधित कार्य होते हैं उनको ये वहाँ पर अटेंड करते हैं। विशेष सुरक्षा की बात करें तो जो भी VIPs हैं उनकी सुरक्षा में जो खेल से जुड़े हुए कार्यक्रम हैं, जो प्रतिष्ठान हैं वहाँ, और सांस्कृतिक और जो भी सार्वजनिक आयोजन होता है उनकी सुरक्षा भी इनके लिए
निर्धारित की जाती है कि आप वहाँ पर सुरक्षा को देखें। तो ये इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया। अब इसी पर आधारित एक प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो CISF है, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई है, ये आपको बताना है। विकल्प दिए गए हैं 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 10 मार्च 1969 और 1 नवंबर 1975। तो सही उत्तर आप सभी जानते हैं कि इसका क्या उत्तर हो जाएगा, 10 मार्च 1969। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, संशोधित GRAP चरण फर्स्ट। ये चर्चा में है, देखेंगे कि क्यों चर्चा में है। और मूल रूप से देखें तो जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, जिसे CPCB बोलते हैं, आप सभी जानते हैं। और ये खास तौर पे जारी दैनिक जो AQI जो बुलेटिन है उसके अनुसार कहा गया कि दिल्ली का दैनिक जो औसत वायु जो गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता सूचकांक में देखें तो 202 डेटा दर्ज किया गया है। और इस कारण से ये थोड़ा सा चर्चा में आ चुका है, क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, जो AQI होता है, ये जो इंडेक्स होता है इसके बारे में कहा जाता है कि 201 से लेकर जो 300 का जो आंकड़ा है, ये जो रेंज है, ये जो रेंज का कह सकते हैं कि अंतराल है, इसके बीच होने पर खराब श्रेणी में इसे कहीं ना कहीं इस रेंज को रखा जाता है। इस कारण से अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग है, उसकी उप समिति ने दिल्ली जो NCR है उसके जो वायु गुणवत्ता परिदृश्य है उसका आकलन करने के लिए इसी के संदर्भ में एक खास बैठक भी बुलाई है। और वायु गुणवत्ता सुधार के लिए जो ग्रेडेड रिस्पांस जो एक्शन प्लान है, ग्रेप है, उसके तहत अब आवश्यक कदम उठाए जाने की बात कही जा रही है और इसके निर्णय भी लिया गया है। तो ये न्यूज़ थी, इस कारण से ये चर्चा में है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो औसत वायु जो गुणवत्ता सूचकांक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रदूषण मापने का एक कह सकते हैं कि मेजरमेंट मापने की एक इकाई है। इसके माध्यम से जो भी एयर है, हवा में जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ओजोन है, जो NO2 है और पार्टिकुलेट जो मैटर 2.5 है, और इसके साथ जो PM10 प्रदूषक हैं उनकी जो उपस्थिति है उसको मापा जाता है। दूसरी बात करें तो 0 से लेकर 500 तक की जो रीडिंग है वो उसी अनुपात में अलग अलग जो एयर क्वालिटी है उसको मापा जाता है और उसके आधार पर इसका विश्लेषण किया जाता है कि वहाँ की जो वायु है वो अच्छी है, मॉडरेट है या बहुत ख़राब है या किस स्तर की है। और हवा में जो भी प्रदूषक की मात्रा है जितनी ज़्यादा होगी तो एयर क्वालिटी का जो स्तर है वो उतना ही अधिक माना जाता है। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे देखिए एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है यहाँ पर दर्शाया गया है, इसमें जो रेंज हमने बताया और रेंज के हिसाब से उसकी विशेषता है। जैसे अगर रेंज 0 से लेकर 5 है तो इसे गुड बोला जाएगा, हवा अच्छी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। और अगर ये रेंज 51 से लेकर 51 से लेकर 100 है तो ये संतोषजनक है, सेटिस्फैक्ट्री है। और 101 से लेकर 200 के बीच में है तो ये मॉडरेट है, मध्यम है, ना बहुत अच्छी है ना बहुत ख़राब है। ठीक है। और अगर 201 से लेकर अगर 300 हो जाती है तो ये क्वालिटी जो होगी ये निम्न स्तरीय बताई जाएगी, पुअर बताई जाएगी। और यही ख़ास तौर पे देखें तो न्यूज़ में था, जिस कारण से ये इस पर चिंता व्यक्त की गई है। और अगर ये रेंज 301 से लेकर 400 है तो ये काफ़ी ख़राब माना जाएगा। और अगर 401 से 500 है तो फिर तो ये बहुत ही ख़राब श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा देखिए जो पार्टिकुलेट मैटर है 2.5, इसकी अगर हम बात करें तो पार्टिकुलेट जो मैटर है ये हवा में फैले जो बड़े ही सूक्ष्म और जो नैनो कण होते हैं उनको दर्शाता है। ये कण जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है, यानी मानव का जो बाल होता है, बाल का जो व्यास होता है उसका लगभग 3% होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने छोटे कण होते हैं। इसके अलावा इन्हें 2.5 कहते हैं और ये मूल रूप से देखें तो अस्थिर रहते हैं, अर्ध वाष्पशील होते हैं, गैर वाष्पशील होते हैं, तरल और ठोस ये भी हो सकते हैं। तो ये इन कणों की विशेषता है। इसके अलावा थोड़ा सा ग्रैप के बारे में देख लेते हैं। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन जो प्लान है ये कब शुरू किया गया है तो वर्ष 2017 में शुरू किया गया है। रेगुलेशन की बात करें तो वायु गुणवत्ता जो प्रबंधन आयोग है उसके द्वारा ये एक आपातकालीन प्रतिक्रिया कह सकते हैं कि योजना है। दिल्ली और NCR में वायु की जो गुणवत्ता है वो ख़राब होने पर इसे क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, लागू किया जाता है।
इसे 4 चरणों में बांटा गया है। जैसे स्टेज 1 जब वायु की गुणवत्ता सूचकांक 201 से 300 के बीच में हो, जो इस समय ये दर्शाया गया है कि दिल्ली और एनसीआर के बारे में ये बात कही गई है। दूसरा जो स्टेज है जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से लेकर 401 के बीच में हो। थर्ड स्टेज में 401 से लेकर 450 के बीच में हो। और जो फोर्थ स्टेज है इसमें एयर क्वालिटी जो इंडेक्स होगा वो 450 से क्या होगा, वो एबव होगा, अधिक होगा। तो इस तरह की बातें कही गई हैं। इसी पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक के किस स्तर को खराब श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? ये आपके लिए प्रश्न है। 0 से 50, 51 से 100, 101 से 200 और 201 से 300। तो यहाँ के बाद जो रेंज है वो काफ़ी देखें तो पुअर माना जाता है। तो इसका उत्तर आप समझ गए कि 201 के बाद ये खराब होने लगता है। अब देखिए एक और न्यूज़ है, टैंक है T-72 टैंक, ये चर्चा में है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि आखिर ये चर्चा में क्यों है T-72 टैंक। तो देखिए जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, जो अपने देश का रक्षा मंत्रालय है, उसने भारतीय सेना के लिए T-72 टैंकों के लिए जो 1000 कह सकते हैं कि HP इंजन खरीदने हेतु रूस से कह सकते हैं कि एक बड़ा डील समझौता साइन किया है। और इस कारण से अब ये चर्चा में आ चुके हैं। मेक इन इंडिया के पहल के अंतर्गत ही ये तकनीकी हस्तांतरण भी किया जा रहा है। और चेन्नई में जो अवाडी स्थित जो आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड है, उसको लाइसेंस प्राप्त उत्पादन हेतु इंजन जोड़ने वाले जो भी असेंबलिंग तकनीक है वो भी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे भारतीय सेना की जो वार की क्षमता है, जो युद्धक क्षमता है, वो काफ़ी बढ़ सकती है, उसकी गतिशीलता और आगे बढ़ सकती है। और इस कारण से देखें तो भारतीय सेना में तकनीकी और मारक जो क्षमता है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। इस कारण से ये न्यूज़ चर्चा में है। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। तो रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के T-72 टैंकों के लिए जो 1000 HP इंजन है ये खरीदने हेतु देखें तो रूस की जो रोसोबोरो ने एक्सपोर्ट के साथ लगभग $248 मिलियन का समझौता किया है। और इसी के तहत T-72 जो टैंक हैं इनके 780 HP इंजन लगे हुए हैं, जिन्हें 1000 HP इंजन से क्या किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। तो ये एक तरह से दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, इस कारण से चर्चा में है। थोड़ा सा टैंक के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो T-72 टैंक है ये क्या है, एक रूस के द्वारा निर्मित युद्धक टैंक है। ठीक है, दुनिया भर में व्यापक रूप से इसका यूज किया जाता है। इसे 1970 के दशक की शुरुआत में सोवियत संघ के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, ये T-62 जो टैंक है उसी का एक कह सकते हैं मॉडिफाइड सरलीकृत एक अधिक किफ़ायती वाला एडिशन है, इस कारण से ये चर्चा में है। इस पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय सेना के T-72 टैंकों के लिए 1000 HP इंजन खरीदने हेतु रक्षा मंत्रालय ने किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है? USA, फ्रांस, रूस और इजराइल। तो आप सभी जानते हैं किस देश के साथ ये समझौता हुआ है, तो ये रूस के साथ समझौता हुआ। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। युद्ध अभ्यास टोपेक्स 2025 ये चर्चा में है क्योंकि भारतीय नौसेना के कैपस्टोन युद्ध क्षेत्र स्तरीय जो परिचालन अभ्यास है जिसे टोपेक्स कहा जाता है, इसके 2025 का जो एडिशन है उसका आयोजन जनवरी से मार्च तक 3 महीने की अवधि में किया गया। तो इस कारण से ये चर्चा में है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए टोपेक्स 2025 के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, अगर बात करें तो जनवरी से लेकर मार्च 2025 ये 3 महीने तक आयोजित होने वाला अभ्यास है। नौसेना के परिचालन से संबंधित जो भी सिद्धांत हैं उनकी ये पुष्टि करता है। और मुख्य अभ्यास की अगर हम बात करें तो एम्फेक्स जल स्थली जो अभ्यास है, संयुक्त कार्य प्रणाली, लक्ष्य पर सटीक युद्ध सामग्री डिलीवरी, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक जो युद्ध है उस पर ये खास तौर पे फोकस करता है। सामरिक अगर चरण की बात करें तो देखिए विविध चुनौतियों से कैसे निबरा जा सकता है, उसका समाधान कैसे किया जा सकता है, उसके लिए यहाँ पर काम किया जाता है। और अगर अभ्यास क्षेत्र की बात करें तो पश्चिम में जो हॉर्मुज जल डमरू मध्य है, उससे पूर्व में जो सुंडा है, जो लोम्बोक स्टेट है, यहाँ तक इसका अभ्यास देखने को मिला है। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? तो देखिए भारतीय नौसेना के लगभग 65 से लेकर 70 जो जहाज़ हैं
9 से लेकर 10 जो पनडुब्बियाँ हैं और 80 प्लस जो विमान हैं, फाइटर जेट्स हैं, वो इसमें भाग ले रहे हैं। अन्य जो बलों की भागीदारी है उसमें भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय जो तटरक्षक बल है, जो कोस्ट गार्ड फोर्स है, वो इसमें शामिल हो रही है। और इसमें सुखोई 30, जगुआर C-130 फ्लाइट जो रिफ्यूलर है, अवाक्स जो प्लेन्स हैं, और 600 से अधिक जो पैदल सैनिक हैं वो, और 10 से अधिक जो तटरक्षक जहाज हैं, ये इस अभ्यास में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा देखिए कैप्स्टोन जो थिएटर लेवल ऑपरेशनल जो एक्सरसाइज टॉपिक्स है, ये भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा देखिए युद्ध क्षेत्र स्तरीय जो परिचालन अभ्यास है उस तौर पे जाना जाता है। हिंद महासागर इंडियन ओशियन में हर 2 वर्ष में ये आयोजित होता है। तो ये देखिए ये क्या है, प्रत्येक वर्ष नहीं होता है बल्कि 2 वर्षों के अंतराल पे होता है। तो ये आपको ध्यान देना है। ये नौसेना की जो रणनीतिक तैयारियां हैं और जो युद्ध क्षमता है उसका आकलन करता है। तो ये हमने देख लिया। अब बात कर लेते हैं जो टोपेक्स 2025 है, इसके दौरान किस प्रमुख स्टेट जल डमरू मध्य का उल्लेख किया गया है। आपको बताना है हॉर्मुज, मलक्का, जिब्राल्टर, ठीक है, और मैगलन। इसका उत्तर आपको देना है। चलिए अगला जो टॉपिक है, अगली जो न्यूज़ है वो चर्चा में है, और ये सौर वेदनम उत्सव चर्चा में है क्योंकि 7 और 8 मार्च, कौन सा, 7 और 8 मार्च से सौर जो वेदनम उत्सव है इसका पहली बार कहाँ पर, तो जो बिहार स्टेट है, बिहार राज्य है, उसके मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इस कारण से क्या है, ये चर्चा में है, ठीक है। इसके बारे में अगर हम इसके जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना की जो सैन्य शक्ति है उसका जीवंत कह सकते हैं प्रदर्शन करना, कि वर्तमान में उसकी क्या पावर है, उसकी क्या स्थिति है। दूसरी बात करें तो युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करना, और इसमें जो मेन कह सकते हैं अतिथि है, मुख्य अतिथि, वो बिहार के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, सांसद एवं रक्षा मामलों की समिति के अध्यक्ष जो राधा मोहन सिंह हैं वो हैं, और मध्य कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिद्य जो सेनगुप्ता हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। कुछ इम्पोर्टेंट जो अट्रैक्शन है, सैन्य उपकरण की प्रदर्शनी की जाएगी, जैसे T-19 जो युद्धक टैंक है उनका यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। स्वदेशी K9 वज्र स्वचालित जो तोप है उसका यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। BS जो कह सकते हैं BMP जो वाहन है उनको दिखाया जाएगा। WLR स्वाति जो रडार है उसका भी यहाँ पर प्रदर्शन होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारतीय वायुसेना का जो फ्लाई पास्ट है उसमें 3 सुखोई 30 जो लड़ाकू विमान है वो अपना प्रदर्शन करेंगे। 2 AN-32 जो परिवहन विमान है उनका यहाँ पर प्रदर्शन होगा, फ्लाई पास्ट होगा। चेतक हेलीकॉप्टर का फ्लाई पास्ट होगा। आकाश गंगा टीम के द्वारा 8000 फीट से रोमांचक जो पैरा जंप है वो भी यहाँ पर किया जाएगा। भारतीय नौसेना का जो प्रदर्शन है उसकी अगर बात करें तो नेवी के जो एम्प्लॉई हैं, जो कर्मी हैं, उनके द्वारा युवाओं को प्रेरित करने जैसी बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। नौसेना की त्रिआयामी जो क्षमता है उसका प्रदर्शन किया जाएगा। नौसेना बैंड के द्वारा शानदार प्रेजेंटेशन यहाँ पर किया जाएगा। और कौन से अट्रैक्शन है तो देखिए, मार्शल आर्ट सैन बैंड का प्रदर्शन, विशेष बलों का जो युद्ध कौशल प्रदर्शन है, मोटरसाइकिल जो स्टंट और डॉग शो है वो किया जाएगा, और भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनके लिए कुछ खास पहल भी यहाँ पर आयोजित की जाएगी, जैसे जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। पुनर्वास निदेशालय के द्वारा जो भी करियर से जुड़े हुए जो गाइडलाइंस हो सकते हैं, जो सहायता हो सकती है, वो भी यहाँ पर उनके देने की कोशिश की जाएगी। सामाजिक अगर भागीदारी की बात करें तो जो स्थानीय नागरिक हैं, जो सोशल जो यहाँ के लोकल सिटीजन हैं, वो NCC जो कैडेट्स हैं, छात्रों की जो भागीदारी है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि और अर्पित करने हेतु यहाँ पर स्मारक स्थल का भी निर्माण किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत पर विशेष जोर दिया जा रहा है, और इसी के तहत स्वदेशी सैन्य जो उपकरण है और जो तकनीक है उसका भी खास तौर पे यहाँ प्रदर्शन किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि सौर जो वेदनम उत्सव है उसका आयोजन पहली बार कहाँ किया जा रहा है। मोतिहारी में, बिहार के पटना बिहार, गया बिहार, दरभंगा बिहार। तो सही उत्तर आपको यहाँ पर मिल गया। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज़ भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जो अपने देश के हैं नरेंद्र मोदी,
उनको बारबाडोस का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये न्यूज़ आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अपने देश के जो पीएम है नरेंद्र मोदी, इन्हीं को हाल ही में बारबाडोस का जो सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है, जिसे ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस कहा जाता है, उससे सम्मानित किया गया है। इस कारण से ये न्यूज़ चर्चा में है। प्रदान करने की जो घोषणा की गई है वो कोविड-19 महामारी के दौरान जो प्रभावशाली नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, जो वैश्विक स्तर पे सहयोग है, उसको मजबूत करने में विशेष योगदान के लिए ये सम्मान दिया जा रहा है। सम्मान प्रदान करने का जो अवसर है वो 6 मार्च 2025 को आयोजित जो विशेष समारोह है उसी में दिए जाने की बात थी। सम्मान के जो प्राप्तकर्ता हैं केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री जो पवित्रा मार्गेरिटा हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से सम्मान ग्रहण किया, क्योंकि वहाँ वो उपलब्ध नहीं हो पाए थे। सम्मान जो प्रदान करता है वो बारबाडोस की राष्ट्रपति डेम सेंड्रा मेसन है। घोषणा भी की गई, क्योंकि इस सम्मान की जो घोषणा है वो 20 नवंबर 2024 को गुयाना में भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान ही की गई थी, और अब उस सम्मान को दिया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा इस सम्मान की चर्चा कर लेते हैं, जो बारबाडोस का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वहाँ का सम्मान है, ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। तो ये नाम आपको याद करना है, क्योंकि यही सीधे आपके एग्जाम में पूछ देगा कि आखिर किस बारबाडोस के किस अवार्ड से भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया और किस उल्लेखित उद्देश्य या उनके कह सकते हैं कि कार्य के लिए ये प्रदान किया गया, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो देखिए, बारबाडोस का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस पुरस्कार को उन विशिष्ट व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने बारबाडोस और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, तो इस कारण से दिया जाता है। ये सम्मान जो है ये मित्रता सहयोग का प्रतीक है और ये बारबाडोस के राष्ट्रीय मूल्यों को दर्शाता है। इसके अलावा बारबाडोस की जो भौगोलिक अवस्थिति है वो भी आप देख लीजिएगा। इस पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय नेता को बारबाडोस के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री देश के जो है नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है अजीत डोभाल। तो इस तरह से हमने देख लिया। अगली जो न्यूज़ है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। मत्स्य पालन स्टार्टअप जो कॉन्क्लेव 2.0 है, ठीक है, इसकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मत्स्य पालन जो स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 है ये खास तौर पे चर्चा में, क्योंकि मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी जो मंत्रालय है इसके अंतर्गत ये जो मत्स्य पालन विभाग है ये 8 मार्च 2025 को हैदराबाद जो कि तेलंगाना का है, तो तेलंगाना में जो मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव है 2.0 उसका आयोजन हुआ और इस कारण से ये चर्चा में है। इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी के साथ पंचायती राज मंत्रालय के साथ राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और राज्य मंत्री जो प्रोफेसर SP सिंह बघेल हैं, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी। तो ये सारे आपको नहीं ध्यान देना है, बस ये देना है कि आखिर ये जो कार्यक्रम है ये कहाँ पर हुआ और किस उद्देश्य से किया गया। कार्यक्रम का जो उद्देश्य है उसमें मत्स्य पालन जो क्षेत्र है, जो फिशिंग है, उसमें इनोवेशन को लाना है, ई-कॉमर्स और स्टार्टअप जो अवसर हैं उन पर विचार विमर्श करना है, नई तकनीक के द्वारा इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जा सकता है इस पर खास तौर पे बात करना है। तो ये तत्व आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए, जो इस पूरे कह सकते हैं आयोजन में जो घोषणाएं की गई, जो अन्य पहल की चर्चा की गई, उन पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय मत्स्य पालन डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, ये मोबाइल ऐप एक लॉन्च किया गया और ये जो ऐप है ये मत्स्य पालन से जुड़ी जो भी सर्विसेज होंगी, जो सेवाएं होंगी, डिजिटल जो पहुंच होंगी, वो प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी पहल हो सकती है। दूसरी बात करें तो मत्स्य पालन जो स्टार्टअप ग्रेड चैलेंज 2.0 है उसका यहाँ पर अनावरण किया गया। पहला स्टार्टअप और तकनीक नवाचारी जो नवाचार है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को ये प्रदर्शित करता है। और मत्स्य पालन जो स्टार्टअप उद्यमी मॉडल जो अनुमोदन है ये भी चर्चा में है, क्योंकि ये जो पहल है ये उभरते जो उद्यम है उनको क्या करता है, मान्यता प्रदान करता है और समर्थन देने के लिए शुरू की गई है, जिससे मत्स्य पालन स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है उसको और डेवलप किया जाए, मजबूत किया जाए। इसके महत्व की बात करें कि भारत में जो मत्स्य पालन क्षेत्र है, आखिर इसका महत्व भारत के लिए
या हम सभी के लिए क्या है। तो देखिए, भारत का जो मत्स्य पालन है, जो जलीय कृषि है, एक्वाकल्चर है, ये कृषि क्षेत्र में 3 करोड़ से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करता है, मूल्य श्रृंखला में रोजगार को बढ़ावा देता है और सरकार ने 2015 से लेकर 38,572 करोड़ रुपए का निवेश किया है। और ब्लू रिवोल्यूशन जो स्कीम है, FIDF, PMMSY और PMMKSSY जैसी जो योजनाएं हैं, उनके माध्यम से सतत विकास को ये बढ़ावा देता है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत के मत्स्य पालन और जो जलीय कृषि क्षेत्र है, इसमें तेजी से विकास ने क्या किया है कि 300 से अधिक के जो स्टार्टअप हैं उनको बढ़ावा दिया है, जिससे ब्लॉकचेन जो IoT है और जो AI जैसे उन्नत तकनीकें हैं, उनका लाभ उठाकर जो भी व्यावसायिक है या व्यावसायिक रूप से जो भी व्यवहार समाधान है वो विकसित किए जा रहे हैं। तो अब तकनीक का इस्तेमाल इस क्षेत्र में बड़े स्तर पे किया जा रहा है और ये जो समाधान है, ये ज़मीनी स्तर की चुनौतियों का समाधान करता है, उत्पादकता को बढ़ाता है, ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करता है और मूल्य श्रृंखला में जो दक्षता है वो भी प्रदान करता है। नवाचार और स्टार्टअप की बात करें कि कैसे सपोर्ट करता है, तो मत्स्य मंथन श्रृंखला ये हितधारकों के बीच ज्ञान आदान प्रदान और सहयोग का एक महत्वपूर्ण क्या है, ये प्लेटफॉर्म है, जहां उभरते जो भी रुझान है, जो नई नई पद्धतियां हैं, तकनीक हैं, उन पर क्या किया जाता है, इस मंच पे चर्चा किया जाता है। इंक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना की बात करें तो स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन और संसाधन प्रदान करने के लिए विशेष केंद्र स्थापित किए गए हैं, इस कारण से ये चर्चा में है। इसके अलावा देखिए, प्रमुख जो इंक्यूबेशन केंद्र है, इनके बारे में यहाँ पर बात कही गई है कि ये जो सेंटर्स हैं, ये गुरुग्राम 2021 में स्थापित किए गए थे और गुवाहाटी जो बायोटेक पार्क है असम में, ये 9 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया गया है। इसके अलावा देखें तो ICAR और इसके अलावा जो अलग अलग क्षेत्र हैं, वहाँ पर 100+ जो स्टार्टअप हैं, जो FPO है, जो SHG और जो सहकारी समितियाँ हैं, उनको समर्थन प्रदान किया जाए। तो ये हमने देख लिया पूरा न्यूज। अब इसी पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहाँ पर किया गया? मुंबई, महाराष्ट्र, कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नई। तो ये आपको ध्यान देना है, वैसे मैंने हिंट दे दिया है। एक और न्यूज है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये है बोधिपथ फिल्म महोत्सव। ये चर्चा में है क्योंकि IBC, किसके द्वारा? IBC, इसके द्वारा बोधिपथ जो फिल्म महोत्सव है उसका आयोजन किया गया है। और IBC क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो बौद्ध परिसंघ है, इसी के द्वारा परम पावन जो दलाई लामा है, उनके सार्वभौमिक जो उत्तरदायित्व फाउंडेशन है, उसके सहयोग से बोधिपथ फिल्म जो महोत्सव है इसका आयोजन किया जा रहा है। ये जो आयोजन है ये कब किया जा रहा है? तो देखिए, 10 से लेकर 11 मार्च 2025। तो ये इसके बीच में ये इंडिया इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। ये जो महोत्सव है ये वार्षिक स्तर पे बौद्ध समुदाय को ये समर्पित है और इसमें बुद्ध की ऐतिहासिक जो शिक्षा है उससे लेकर आधुनिक जो भी मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं उनको सुलझाने की प्रस्तुति और उससे जुड़ी हुई जो भी कह सकते हैं प्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर दर्शाया जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में हम देखते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो जो फिल्म स्क्रीनिंग है, तो इस महोत्सव के दौरान 2 दिन के 10 वैश्विक स्तर पे प्रशंसित जो फिल्में हैं उनका प्रदर्शन किया जाएगा। और ये जो फिल्में हैं ये बौद्ध जो प्रथाएं हैं, जो करुणा है, विचारशीलता है, अनित्यता है, ऐसे मूल्यों को दर्शाती है जो दैनिक जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, ऐसी बात कही गई है। कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं भी यहाँ पर की जाएंगी क्योंकि इस महोत्सव में 4 महत्वपूर्ण जो पैनल चर्चाएं हैं उनका आयोजन किया जाना है, जो फिल्मों में प्रस्तुत विषय और उनके गहरे प्रभाव की जांच करेंगी। पैनल चर्चाओं के जो विषय होंगे उसमें जो प्रमुख विषय हैं, भारत में बौद्ध फिल्मों की जो प्रासंगिकता है, जो पुराना समय था, अतीत था, जो प्रेजेंट है और जो भविष्य है वो क्या हो सकता है। दूसरा विषय होगा आध्यात्मिक फिल्म निर्माण में अवसर और जो चुनौतियां हैं। तीसरा है बुद्ध धम्म में कला की अवधारणा और चौथा है सचेतन संचार, माइंडफुल जो कम्युनिकेशन कहा जाता है, उसकी चर्चा यहाँ पर की जाएगी।
बौद्ध धर्म और सावधानी पूर्वक जो प्रगति है, इसकी अगर बात करें तो बुद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण पहलू है और सावधानी पूर्वक प्रगति, ये बात कही गई है। मेटिकुलस जो प्रोग्रेशन है, जिसमें ज्ञान प्राप्ति की दिशा में हर विचार, क्रिया और क्षण पर गहन चिंतन और सावधानी पूर्वक उस पर विचार किया जाता है, उस पर ध्यान दिया जाता है। और फिल्म निर्माण भी इसी तरह का एक जटिल और परिष्कृत तकनीक है। फिल्म निर्माता को अपनी रचनात्मक जो अवधारणा है, जो तकनीक, उपकरण है, जो मानवीय तत्व हैं, उनके बीच में एक खास संतुलन स्थापित करना होता है। फिल्मों की बात करें आध्यात्मिक यात्रा का जो प्रतीक है, तो देखिए बौद्ध फिल्में और बुद्ध, उनकी जो शिक्षाएं हैं, मानव जो मन है उसके गहरे स्तरों को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, ये बात कही गई है। और दूसरी बात है कि ये जो फिल्में हैं न केवल हमारा मनोरंजन का साधन होती हैं, बल्कि दर्शकों के लिए एक चिंताशील जो अभ्यास है, आध्यात्मिक जो यात्रा है, उसका भी मार्ग प्रशस्त करती है। तो ये बातें यहाँ पर कही गई हैं। अगर इस पूरे आयोजन के उद्देश्य की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि इसका जो उद्देश्य है वो चलचित्र के माध्यम से, यानी कि फिल्मों के माध्यम से बुद्ध धर्म की जो समृद्ध आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक जो परंपरा है उसको सबके सामने प्रस्तुत करना है। अगर संवाद की बात करें, विचारों के आदान प्रदान की बात करें, तो इस महोत्सव के माध्यम से बुद्ध धर्म के मूल्यों को फिल्म निर्माताओं, विद्वानों और दर्शकों के बीच में संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा और बौद्ध विरासत को सुरक्षित रखने और उसका जो उत्सव है वो मनाने का प्रयास किया जाएगा, ऐसी बात कही गई है। इसी पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। बोधिपथ फिल्म महोत्सव किस संगठन के द्वारा आयोजित किया गया है? आपके लिए विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। भारतीय फिल्म परिषद, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, दलाई लामा फाउंडेशन, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला जो न्यूज़ है वो है प्रोजेक्ट HAKK। ठीक है, ये चर्चा में है क्योंकि ये इसलिए चर्चा में हो जाता है कि अपने देश का जो बैंक है HDFC बैंक ने भारतीय वायुसेना, जो इंडियन एयरफोर्स है, उसके जो पेंशन भोगी हैं, जो पेंशन प्राप्त करता है और जो दिग्गज और उनके जो परिवार की सहायता है, जो सेवाएं हैं, वो प्रदान करने के उद्देश्य से ये हवाई अनुभव जो कल्याण केंद्र है उसकी शुरुआत की है। और इस पहल के तहत, इस इनिशिएटिव के तहत जो सहायता है वो वायुसेना अध्यक्ष जो लेखा और वायु सैनिक है, जो कार्यालय है, जो CSC अकादमी है, उसके साथ एक पूरा समझौता ज्ञापन साइन हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ है। और इस एग्रीमेंट का जो उद्देश्य है उस पर अगर हम बात करें तो HDFC जो बैंक है उसकी ये जो पहल है, ये भारतीय वायुसेना के जो कह सकते हैं कि शानदार प्रदर्शन करने वाले जो सैनिक हैं, उनके जो परिवार हैं, उनको आवश्यक जो भी सहायता है वो प्रदान करने हेतु उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए समर्पित है। ये जो प्रोजेक्ट है इसके माध्यम से बैंक ने समाज के प्रति अपनी जो भी प्रतिबद्धता है उसको दोहराया है, जिससे रक्षा कर्मियों का जो जीवन है वो काफ़ी आसान, सरल, सुगम हो सके। और इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम देखें, जो बैंक ने घोषणा की है कि नई दिल्ली, बेंगलुरु, गुड़गांव, पुणे, सिकंदराबाद, गुवाहाटी, जोधपुर और चंडीगढ़ सहित देश भर में वायुसेना इकाइयों में 25 सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और इन केंद्रों का आखिर उद्देश्य क्या होगा? तो भारतीय वायुसेना के जो पेंशन भोगी हैं, जो पूर्व सैनिक हैं और उनके जो परिजन हैं, उनको वित्तीय सेवाएं और अन्य जो आवश्यक सहायता है वो प्रदान की जाएंगी। सेवाओं और सुविधाओं की बात करें तो देखिए HDFC बैंक और CSC जो अकादमी है, कॉमन सर्विस सेंटर ई-गवर्नेंस लिमिटेड के द्वारा ये पूरा प्रवर्तित है और इनके सहयोग से कुछ खास सेवाएं यहाँ पर प्रदान करी जाएंगी। और जो सेवाएं हैं, वित्तीय उत्पाद और सेवाओं में जो कौशल विकास और उससे जुड़ी हुई जो भी ट्रेनिंग है वो प्रदान किए जाएंगे। रक्षा सेवा के जो दिग्गज हैं और उनके जो परिवारजन हैं उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु गाइडलाइंस भी दिए जाएंगे। 500 से अधिक जो कह सकते हैं गवर्नमेंट टू सिटीजन्स और बिजनेस टू जो कस्टमर सेवाएं हैं उनका लाभ यहाँ पर दिया जाएगा, जैसे आधार सेवा, NPS, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बिल भुगतान, संग्रह, ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर इन्हें दी जाएंगी। इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रोजेक्ट जो हक है HAKK, इसके लिए HDFC बैंक ने किनके साथ एक MOU साइन की है? भारतीय सेना के पेंशन कार्यालय और सेना अकादमी के द्वारा सहायक वायु सेना अध्यक्ष, लेखा और वायु सैनिक कार्यालय और CSC जो अकादमी है, भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ
राज्य बैंक और स्थानीय नगर निगम के साथ। तो इस तरह से हमने आज जो महत्वपूर्ण चर्चा में न्यूज़ थी उनमें से कुछ जो आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण न्यूज़ हो सकती हैं उन पर चर्चा की और उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू थे उन पर भी प्रकाश डाला। तो ये आज तक के एपिसोड में इतना ही रखते हैं। आज का लाइव शो नहीं हो पाया, कल से फिर लाइव सेशन हम कंटिन्यू रखेंगे और आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।